तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एनजीटी। एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है वर्ष 2010 के तहत स्थापित एक जो है निकाय है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को संरक्षण करना है, वन को संरक्षण करना है और अन्य जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेस को संरक्षित करके उनका शीघ्र निपटान करना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था ही, तो एनजीटी का गठन क्यों किया गया? क्योंकि जितने भी पर्यावरण संरक्षण हो, वन हो या नेचुरल रिसोर्सेस हो, उसका त्वरित कार्रवाई हो सके और जलवायु परिवर्तन के समक्ष जो है हम एक त्वरित कार्रवाई का एक प्लेटफॉर्म बनाए, जिससे कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको तुरंत एनजीटी में चुनौती दिया जा सके और वो कार्य करने के लिए मना किया जा सके। तो उसी के तहत हम पढ़ते हैं कि एनजीटी क्या है। तो आप जैसा कि मैं बताया कि एक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण, वन और प्राकृतिक संसाधन का निपटान करते हैं। इसमें जो है ये एनजीटी की जो संरचना होती है कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, जुडिशियल जो मेंबर होते हैं और एक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनका 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी हो वो पुनरुक्ति के पात्र होते हैं। तो इसमें की जो नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो भारत का जो सीजीआई होता है, अभी जैसे हाल फिलहाल में BR गवई का नियुक्ति किया गया है, तो उनके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और यह आवश्यक होता है कि उसका जो सदस्य है वो न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल का पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना है 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी और इसका मुख्यालय जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली है। बट चूँकि एनजीटी जो है इतनी बड़ी भारत का जो क्षेत्रीय एरिया है उनको निपटान करने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने 4 क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखे हैं, जिसमें कि भोपाल है, एक पुणे है, एक कोलकाता है, एक चेन्नई है। अब हम देखते हैं कि ये एनजीटी जो है क्या क्या कार्य करती है और किस तरह का सरकार के द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उसमें चुनौती के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये टोटल 7 प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जिसमें एक जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 था, एक जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 है, वन संरक्षण अधिनियम जो है इसके तहत 1980 में जो आई थी, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, वायु संरक्षण इन द सेंस कि वायु का जो प्रदूषण निवारक हो, नियंत्रण हो, उसके लिए जो 1981 में एक अधिनियम आया था संसद के द्वारा। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी 2002। ये टोटल 7 जो प्रमुख कानून हैं, इस पे क्या है, इस जो भी सरकार द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं उसमें एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अभी क्या है कि आप देखते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बट इसके बीच में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को इस कानून के तहत बाहर रखा गया है। और इसमें ये देखा गया है कि एनजीटी जो है अभी जो यूएन का टोटल 17 गोल है, उसमें एसडीजी जो 14 है और एसडीजी 15 ये बोलता है कि एसडीजी 14 मतलब लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के नीचे, यानी जल के नीचे, सागर के नीचे, समुद्र के नीचे जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। एसडीजी 15 लाइफ ऑन द लैंड। लाइफ ऑन द लैंड मीन्स लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जितने भी पर्यावरण से संबंधित, चाहे वन हो, चाहे जो भी जैव विविधता के वनस्पति हो, जीव जंगल हो, तो सारे का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके तहत 2030 तक इसको पूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे हम देखते हैं कि एनजीटी में इतना सारी काम करी है, तो इसमें सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियां आए होंगे, जिसमें क्या है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं। जब से 2010 में इसका गठन हुआ है, तब से इन्होंने सरकार के समक्ष जो भी चैलेंजेज आए हैं उनके ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें कि जो सॉलिड अपशिष्ट का प्रबंधन हो, जल प्रदूषण हो और प्रदूषण के लिए जो मुआवजा शामिल है, उसमें से उनका कुछ जजमेंट को हम देखते हैं। एक्चुअली आज का एपिसोड यही है कि उनका क्या क्या जजमेंट है, क्योंकि एनजीटी पे एक प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण के समक्ष
कोई ऐसा निर्णय लिया गया होगा जो पर्यावरण को अनहित कार्य करने से रोका जाए। तो उसमें देखा गया कि खुले में कचरा जलाने पर रोक, यानी 2012 में अलमित्र एच पटेल बनाम भारत संघ मामले में एनजीटी ने लैंडफिल सहित खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया, क्योंकि अगर ओपन में अगर कचरा का प्रबंधन किया जाएगा तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, और वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, जिससे मनुष्य और जीव जंतु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। सेकेंड, उन्होंने जजमेंट दिया था पोस्को प्रोजेक्ट का। पोस्को प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें एक स्टील प्लांट लगाने का आदेश आया था 2012 ईस्वी में, उसको मंजूरी रद्द कर दिया, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि वहाँ का जो ग्रामीण समुदाय है उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता था। थर्ड, हम देखते हैं कि उत्तराखंड बाढ़ मुआवजा 2013 में, जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालय तराई क्षेत्र का एक राज्य पड़ता है जो नेपाल से सटे हैं। तो उसमें क्या है कि 2013 में उत्तराखंड बाढ़ मामले में एनजीटी में अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया था। अलकनंदा, भागीरथी, ये जितनी भी नदियां हैं, गंगोत्री, ये सब उत्तराखंड के ही कोस्टल से निकलती हैं। आगे का एक जो जजमेंट फोर्थ नंबर आया था कि दिल्ली में डीजल वाहन 2015 में एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने भी जो भी डीजल इंजन हैं उन्हें पूर्ण प्रतिबंध कर दिया, क्योंकि उनके जो भी ब्लैक स्मोक्स है उनसे क्या है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी उत्पन्न होने का खतरा महसूस हो रहा था, जिस वजह से एनजीटी ने यह फैसला दिया कि 2015 में जो भी 2015 में जो भी 10 साल से पुराने डीजल वाहन हैं उसको पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा से जो प्रेरित जितने भी वाहन हैं उनको प्रेरित किया जाए, जिसमें कि सीएनजी हो, सीएनजी से मीथेन गैस से जो भी इलेक्ट्रिक वाहन चलते हो, 2 वाहन या 4 पहिए वाहन, उनको प्रेरित किया जाए। आगे का जो जजमेंट था उनका कि गंगा और यमुना में प्रदूषण, एनजीटी ने सीपीसीबी एंड यूपीपीसीबी, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और ये यूपी का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गंगा और यमुना नदियों में अनुपचारित जो सीवेज सिस्टम हैं, जितने भी फैक्ट्री हो, जितने भी इंडस्ट्री का कचरे हो, वो अपना प्रबंधन सही तरीके से करे, जिससे कि खुले प्रवाह होने से गंगा नदी हो या उसकी जो भी सब्सिडरी नदी हो उनमें किसी भी जैव विविधता पे नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट है कि अरनमुला हवाई अड्डे, एनजीटी ने केरल में जो एक अरनमुला हवाई अड्डा का पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था, क्योंकि उससे जैव विविधता को खतरा महसूस हो रहा था। नेक्स्ट है कि प्रदूषक भुगतान, उत्तराखंड बाढ़ मामले में एनजीटी का निर्णय सीधे प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत से संबंधित था। तो हम देख सकते हैं कि जो एनजीटी है किस तरह से अपना जजमेंट दे करके एसडीजी 14 एंड एसडीजी 15 को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रही है, और ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में सतत विकास और समावेशी विकास के साथ ही भारत अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो वो कार्य करेगी। यहाँ सतत विकास और समावेशी विकास, सतत का मतलब यह होता है कि सस्टेनेबल यानी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जाए कि वर्तमान में भी उसका उपभोग हो, भविष्य में भी उपभोग हो सके। और समावेशी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव या इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इसमें कि समाज के जो सबसे निचले पावदान पे जो हाशिए पर के समुदाय जो हैं उन्हें मुख्य धारा में ला करके उनका भी ग्रोथ किया जाए, जिससे कि शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, इनका बीच की जो खाई है उनको अंतर को पाटा जा सके। इसलिए आज के समय में ये कहा जाता है कि सतत विकास पे ध्यान देना चाहिए।